जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेह में हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में। जो प्रोटेस्ट एक पीसफुल हंगर स्ट्राइक के रूप में शुरू हुआ था, वही कल अचानक से वायलेंट हो गया। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इसमें 4 लोगों की डेथ हुई है कल, और 70 से 80 लोगों के लगभग लोग घायल हुए हैं। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, इस वीडियो में मैं सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करूंगा, आपको प्रोटेस्टर्स की डिमांड भी बताऊंगा और सरकार का स्टांस भी समझाऊंगा। एंड आपको लास्ट में उस पॉइंट तक लेके जाऊंगा जहां आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि असली सच्चाई क्या है और भारत के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। सबसे पहले चलिए समझते हैं 2019 से पहले लद्दाख की स्थिति क्या थी। तो उस टाइम लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हिस्सा था, जिसमें लेह और करगिल 2 जिले थे। कश्मीर वैली की पॉलिटिक्स में लद्दाख के लोगों को ये लगता था कि उनकी प्रॉब्लम्स सेकेंडरी हो जाती हैं, और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। आई थिंक लगभग 3 लाख के आसपास जनसंख्या है। उनके पास अपनी लोकल काउंसिल्स भी थी, जिन्हें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स यानी LAHDC कहा जाता है। ये काउंसिल्स लेह और करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए बनी थी, और इनके पास कुछ लिमिटेड पावर्स थी। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने लेवल पर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, लोकल रोड्स, इरिगेशन वगैरह और छोटी छोटी डेवलपमेंट स्कीम्स के डिसीजन ले सकती थी। मतलब छोटे मोटे काम काउंसिल्स हैंडल कर लेती थी, जिससे लोगों को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलता था। लेकिन जब बात बड़ी पॉलिसीज की आती थी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, पॉलिसी या फिर बड़े बजट एलोकेशन, तो वो डिसीजन श्रीनगर और दिल्ली से होते थे। इसी वजह से लद्दाख के लोगों को लगता था कि उनकी लोकल आवाज पूरी तरह से सुनी नहीं जा रही है। फिर 2019 आता है, आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेचर मिली, लेकिन लद्दाख को डायरेक्ट यूटी बना दिया गया बिना असेंबली के। अब इस डिसीजन से शुरुआत में लोग खुश थे, अलग आइडेंटिटी मिली, सेंटर का फोकस आया। लेकिन जल्द ही डिससेटिस्फेक्शन शुरू हुआ, क्योंकि अपनी असेंबली और रिप्रेजेंटेशन मिसिंग था। एंड इसी बैकड्रॉप में 2021 से लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 2 बॉडीज बने, जिन्होंने लद्दाख की कॉमन डिमांड्स को एक साथ उठाना शुरू किया। धीरे धीरे प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स और दिल्ली मार्च होने लगे। देन आता है सितंबर 2025। तो 10 सितंबर से सोनम वांगचुक और उनके साथ 15 लोग पीसफुली 35 डेज की हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। पर सिचुएशन तब सडनली बिगड़ गई जब ट्यूसडे इवनिंग को 2 एल्डर प्रोटेस्टर्स की हेल्थ खराब हो गई। उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने से पहले उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। बट इससे यूथ विंग गुस्से में स्ट्रीट्स पे उतर आया, प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। इसी प्रोटेस्ट के दौरान लेह में बीजेपी ऑफिस को और पुलिस वैन को जला दिया गया। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और जवाब में टीयर गैस और फायरिंग हुई। अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की डेथ भी हो गई इसी प्रोटेस्ट के दौरान। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे थे और इनकी डिमांड क्या है। तो इनकी 4 कोर डिमांड्स हैं। पहला तो लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिले। दूसरा, लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंडर लाया जाए। तीसरा, एक लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए जो लोकल रिक्रूटमेंट और जॉब्स हैंडल करे, जैसे कि अदर स्टेट्स में होता है। फॉर एग्जांपल, MP में MPPSC है, यूपी में UPPSC है, उसी तरह का एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। और चौथी डिमांड है, लद्दाख को एक के बजाय 2 लोकसभा सीट्स मिलना चाहिए। इसके अलावा सपोर्टिंग डिमांड्स भी हैं, जैसे कि ग्लेशियर और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, लैंग्वेज रिकॉग्निशन और जॉब्स के लोकल रिजर्वेशन। तो अगर हम इन डिमांड्स को एनालाइज करें तो कुछ लॉजिकल भी हैं, क्योंकि आप समझिए, अगर स्टेटहुड मिलता तो अपना CM और असेंबली होती, लोकल लॉज बनते और बजट लद्दाख के नीड्स के हिसाब से अलोकेट होता। 6th शेड्यूल से लैंड और जॉब्स आउटसाइडर्स के कंट्रोल से बचते और ट्राइब कल्चर सुरक्षित होता। PSC से यूथ को फेयर चांस मिलता और 2 लोकसभा सीट से उनकी आवाज दिल्ली में ज्यादा होती। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सब डिमांड्स पूरा करना थोड़ा ट्रिकी है। एंड ये समझने से पहले प्रोटेस्टर्स के साथ आपको गवर्नमेंट का स्टांस समझना जरूरी है। देखो, PSC और लोकल जॉब प्रोटेक्शन लॉजिकल और जरूरी हैं। गवर्नमेंट का कहना भी है कि एक ड्राफ्ट बनाया गया है जिसमें 85% जॉब्स लोकल्स के लिए रिजर्व करी गई हैं। हाँ, 6th शेड्यूल पर गवर्नमेंट कॉशियस है, क्योंकि अभी ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होता है, और इसको लद्दाख के लिए एक्सटेंड करना एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप होगा। एंड इन सब में स्टेटहुड सबसे टफ है, क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर यूटी है। अगर असेंबली और CM को पावर दे दिया गया तो दिल्ली का कंट्रोल कम हो जाएगा, जो कि सिक्योरिटी के लिए रिस्की है। और 2 लोकसभा सीट्स प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख के आसपास है। जबकि अगर मैं आपको भारत की पॉपुलेशन एंड लोकसभा सीट का एवरेज बताऊं, तो ये एवरेज 27 लाख लोगों पर एक लोकसभा सीट का आता है। खैर, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भारत के अंदर अनरेस्ट है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा हमने पहले भी देखा है। बांग्लादेश में किस तरह फॉरेन एलिमेंट्स ने इनस्टेबिलिटी क्रिएट की, नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस को फ्यूल किया, और वही पैटर्न अब लद्दाख के केस में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है।
एंड ये जो टर्म है ना, आप कुछ टाइम से देख रहे हैं, जेनजी, इसके नाम पर प्रोवोकेटिव स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं जो असली इशू को सेकेंडरी करके एक फैशनेबल नरेटिव पुश कर रहा है। यही नरेटिव फिर फॉरेन मीडिया उठाता है और भारत को अनस्टेबल दिखाता है। और दोस्तों, ये सब इसी वक्त क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक टफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेस कर रहा है। यूएसए की पॉलिसीज डायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं। H1B वीजा रूल्स टाइटन कर दिए गए। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर लगाए गए यूएस द्वारा। और रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स पर सैंक्शंस थ्रेट अभी भी कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं। मतलब जो भी हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको चैलेंज किया जा रहा है। और इसी मूवमेंट पर अगर भारत के अंदर ही इनस्टेबिलिटी फैलती है तो वो हमारे लिए डबल चैलेंज बन जाता है। इसलिए मेरी राय यह है कि प्रोटेस्टर्स की कुछ डिमांड्स वास्तव में लॉजिकल हैं और समझने लायक हैं। इसलिए सरकार को उन पर खुले दिल से बात करना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि जो शुरुआत असली मुद्दों के लिए होती है उसमें अक्सर वो लोग खुद नहीं समझ पाते कि कब उनकी आवाज के साथ कुछ और एलिमेंट्स एंट्री ले लेते हैं। और धीरे धीरे जब भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो एंटी नेशनल या प्रोवोकेटिव एलिमेंट्स आसानी से घुस जाते हैं। तो क्या हर प्रोटेस्टर जानबूझकर ऐसे एलिमेंट्स को बुला रहा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आग भड़क जाती है तो असली आवाज दब जाती है और जो छोटा लॉजिकल डिमांड था वो खो जाता है। और एक और चीज जो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो है फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज का रिस्क। अगर कोई बाहरी ताकत लद्दाख को टेस्ट ग्राउंड समझकर यहाँ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट चलाए, नैरेटिव पुश करे, सोशल मीडिया पर जेनजी की टर्म का मिसयूज करे और लोकल एंगर को एम्पलीफाई करे, तो इसका बड़ा नुकसान लद्दाख को और पूरे भारत को होगा। हमने ये पैटर्न पहले भी देखा है। छोटे इश्यूज से शुरू होने वाली अनरेस्ट किस तरह रीजनल इनस्टेबिलिटी बन सकती है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ के चलना चाहिए। अगर कुछ लोग बाहर से गाइडेंस, फंडिंग या प्रोपेगेंडा से जुड़े हुए मिलते हैं तो समझ लीजिए वो सिर्फ एक पार्ट है बड़ी स्ट्रेटजी का। और लद्दाख जैसे सेंसिटिव बॉर्डर रीजन इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। इसी वजह से मेरा मानना है कि हम डिमांड्स को डिसमिस नहीं कर सकते, पर तरीके और टाइमिंग का ध्यान जरूर रख सकते हैं। वायलेंट प्रोटेस्ट और फॉरेन ड्रिवन नैरेटिव्स का स्पेस देना हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज भारत को सबसे ज्यादा यूनिटी और स्टेबिलिटी की जरूरत है। इकोनॉमिक फ्रंट पे ऑलरेडी प्रेशर में है। ग्लोबल ट्रेड, टैरिफ्स और माइग्रेशन पॉलिसीज जैसे मुद्दे हमारे लिए चैलेंजिंग बने हुए हैं। और बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही एक्टिव हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि चलिए मैच्योर तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रोटेस्टर्स और सरकार दोनों मिलकर टेबल पर बैठें, जेन्युइन डिमांड्स को फैक्ट चेक करके रियलिस्टिक रोड मैप बनाया जाए और साथ ही सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन का ध्यान रखा जाए। तभी हम लद्दाख को सच में फायदा पहुंचा सकते हैं बिना अपने देश की एकता को कॉम्प्रोमाइज किए। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। एंड अब आप बताइए कि कौन सी डिमांड्स ऐसी हैं जो पूरी होना चाहिए लद्दाख की, एंड कौन सी डिमांड्स हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लिखिएगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।